नमस्कार, सुर्खियां अखबार की देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप जुड़ चुके हैं न्यूज इंडिया के साथ। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के प्रोग्राम की और सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना की। तो देखिए, पीएम फसल योजना का आवंटन बढ़ा, डीएपी पुरानी कीमतों पर ही मिलेगा। अमर उजाला में फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस है, दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पर इस खबर को छापा गया है। स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, विस्तार से बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम फसल योजना का आवंटन बढ़ाकर 69,515 करोड़ किया गया है। अब तकनीक के सहारे जल्द असेसमेंट और क्लेम सेटलमेंट होगा। इसके साथ ही डॉय अमोनियम फॉस्फेट डीएपी पर अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। डीएपी किसानों को रुपए 1350 प्रति 50 किलो के बैग पर मिलती रहेगी। जो अतिरिक्त भार आएगा उसको सरकार वहन करेगी। वैसे इस बैग की कीमत जो है वो 3,000 रुपए के करीब है। तो देखिए, साफ तौर पर पीएम फसल योजना का आवंटन बढ़ा है, जिसमें डीएपी पुरानी कीमतों पर ही मिलेगा और खास तौर पर इसका फायदा जो है नए साल पर केंद्र सरकार ने किसानों के तोहफे के रूप में दिया है। लंबे समय से जो मांगे हैं उनको किसानों ने समझा है। नए साल का पहला दिन है, तो ऐसे में किसानों के लिए दूसरा दिन है और ऐसे में ये सबसे अच्छी बात है कि लोगों को आसानी से ये सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। और इतना ही नहीं है, इसमें खास क्या है, नए साल के पहले दिन किसानों को नाम पर खाद 50 किलोग्राम का बैग जो है अब 1350 रुपये में ही मिलेगा, जो कि एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिनको लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। और ऐसे में तकरीबन इस पूरे खर्च पर अगर आप देखकर चलेंगे तो 59,000 करोड़ यानी 70,000 करोड़ के आसपास का खर्च इस पर आने वाला है, जो सरकार वहन करेगी। और किसानों की आय को जो बढ़ाने की बात लगातार सुनने को मिलती है, खाद और डीएपी की मांग को लेकर के कई किसान लंबे समय से इंतजार करते हैं और जब इनका वितरण शुरू होता है तो लंबी कतारों को भी देखने को मिलता है। और किसानों को डीएपी अगर मिलता है तो मोनिका, ये सबसे अच्छी खबर इसलिए भी होती है क्योंकि किसान अगर अन्नदाता मजबूत होगा तो हर व्यक्ति तक उस मजबूती को एहसास के साथ ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप में भी मजबूती को हम महसूस करते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, इसके लिए एक समय की 3850 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमतों में उतार चढ़ाव है और इसका असर भारत के किसानों पर नहीं पड़ेगा, ये भी एक अहम जानकारी है। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, दैनिक जागरण में भी इसको छापा गया है और हेडलाइन है यहाँ पर, सस्ती दर पर मिलती रहेगी डीएपी। किसानों को जाहिर तौर पर बड़ी राहत है और केंद्र सरकार ने एकमुश्त विशेष पैकेज की समय सीमा बढ़ा दी गई है। तो विशेष पैकेज नहीं दिया जाता तो प्रति बोरी 175 रुपये महंगी हो सकती थी डीएपी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी होगी। खेती में यूरिया के बाद सबसे ज्यादा होता है डीएपी का उपयोग, ये भी बड़ी जानकारी है। और बाकायदा इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। तो देखिए, साथ साथ इस बात का जिक्र उनके द्वारा किया गया है कि नए साल का पहला निर्णय हमारे देश के करोड़ों किसान भाई बहनों को समर्पित है। डीएपी पर एकमुश्त विशेष पैकेज बढ़ाने के कैबिनेट के फैसले से किसानों को किफायती कीमतों पर खाद उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। हमने फसल बीमा के लिए आवंटन बढ़ाने को मंजूरी दी है, जिससे यहां अन्नदाताओं की फसलों को और ज्यादा सुरक्षा मिलेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर क्या टिप्पणी दी है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के साथ सुरक्षा कवच की तरह खड़ी है और साल 2025 के पहले दिन अपने इसी संकल्प को पुनः दोहराया है। डीएपी पर अतिरिक्त सब्सिडी के फैसले से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसके कीमतों में वृद्धि होने पर भी किसानों को उचित मूल्य पर ही उर्वरक उपलब्ध होगा और इस विशेष पैकेज के लिए मोदी जी का आभार। तो ये लगातार बताया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से कि नए साल का तोहफा है किसानों के लिए। और भले ही अंकित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत बढ़ रही है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ के जो किसान हैं भारत के, उन पर इसका असर नहीं पड़ेगा। बहरहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर दरगाह के लिए आज चादर भेजेंगे, तो अमर उजाला में इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। और इन्हीं के साथ प्रधानमंत्री हर वर्ष कुछ इसी तरह से चादर भेजते हैं और ये खबर आपके सामने, जिसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री उर्स के मौके पर चादर चढ़ाते हैं अजमेर शरीफ में। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के अवसर पर अजमेर शरीफ दरगाह पर पेश की जाने वाली चादर आज शाम 6 बजे केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री हर साल उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर पेश करते हैं और फिर वो मौका आ गया है
और स्क्रीन पर आप अखबार भी देख रहे हैं, अंकित के हाथ में वो अखबार है तो जिसमें देखिए, साफ तौर पर अमर उजाला में, जैसा कि मोनिका बता भी रही थी, और हर बार हर उर्स के मौके पर कुछ इसी तरीके से देखने को मिलता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शनिवार को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई जाएगी। और इसमें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी चादर लेकर अजमेर जाएंगे। इतना ही नहीं, बृहस्पतिवार शाम 6 बजे पीएम उन्हें चादर ये सौंपते हुए नजर भी आएंगे। प्रधानमंत्री हर साल सूफी संत के उर्स पर अजमेर दरगाह के लिए चादर भेजते हैं। 28 दिसंबर से ख्वाजा साहब का 813वां उर्स चल रहा है, जिसके मौके पर यह भेजा जाएगा। ये 11वां मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर चढ़ाई जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं है, पिछले साल पीएम की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व जमाल सिद्दीकी ने यह चादर चढ़ाई थी, और इस बार भी कुछ उसी परिपाटी को आगे भी बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। सिर्फ इसकी अगर बात कर लें, क्योंकि हर बार अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा भी किया जाने लगा है आजकल, तो जहां जहां भी देखिए ऐसे ही कुछ सामने आता है। तो इन सब के बीच कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसकी सुनवाई 24 जनवरी को होनी है। याचिका दायर करने वाले हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने चादर नहीं भेजने की अपील भी की थी। अब जिसके बाद प्रधानमंत्री की चादर वहां पर पहुंच रही है। हर साल की तरह 11वां मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उर्स के मौके पर चादर भेज रहे हैं। 813वां जो उर्स का ये पर्व चल रहा है, जिसको बेहद खूबसूरती के साथ मनाने के लिए शिद्दत के साथ हर बार इसी तरीके से चादर भेजी जाती है। और अब से कुछ ही देर में, यूं मान कर चलिए, शाम 6 बजे के आसपास बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री ये चादर सौंपेंगे जमाल सिद्दीकी को और उनके साथ किरेन रिजिजू को। बिल्कुल। और देखिए, ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि जब ये खबर आई थी कि यहाँ पर मंदिर होने का दावा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था जो है वो भी इस जगह से जुड़ी हुई है, धार्मिक स्थल से जुड़ी हुई है, और हर साल यहाँ पर चादर भेजते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो चूंकि अब कंट्रोवर्सी में ये पूरा मैटर आ गया है और अपील दायर हुई है और बाकायदा कहा गया कि यहाँ पर शिव मंदिर हुआ करता था, तो क्या इस दफा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चादर भेजेंगे? क्योंकि अपील भी उनसे की गई थी, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उस पुराने नियम और अपनी जो उनकी उस जगह से लगाव है, या फिर यूँ कहे कि मान्यता में जिस तरह से वो विश्वास रखते हैं, उसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए फिर चादर भेज रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखना होगा कि इस पूरे केस में आगे क्या कुछ रुख होता है, क्या मोड़ आता है, देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। बहरहाल प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हर साल जो है वो भेजते ही हैं चादर, और फिर एक बार यही मौका है। आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चुनावी बिगुल फूकेंगे, क्योंकि चुनाव होने हैं। दूसरी रैली 5 जनवरी को पूर्वी दिल्ली के सीबीटी ग्राउंड में प्रस्तावित है। अमर उजाला में इस खबर को इम्पोर्टेंस दी गई है। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कल होनी है, जिसको लेकर के जो तस्वीरें हैं वो भी निकल कर सामने आएंगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकते हुए नजर आएंगे। रोहिणी के जापानी पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए आप सुनेंगे। दिल्ली के विकास की कार्य योजनाओं को भी पेश करते हुए नजर आएंगे। 4500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की सौगात भी राजधानी के बासिंदों को मिलने वाली है। वहीं प्रधानमंत्री की दूसरी रैली 5 जनवरी को पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में प्रस्तावित है। इस मौके पर दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के तहत रिठाला नरेला कुंडली लाइन का भी शिलान्यास करेंगे और दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे के शुभारंभ के साथ ही दिल्ली को जाम व प्रदूषण मुक्त करने के लिए 4 मुख्य प्रोजेक्टों से अवगत कराएंगे। बीजेपी जनसभाओं में भारी भीड़ जुटाने की तैयारी कर रही है। मंडल अध्यक्षों को कम से कम 2 बसें भरकर लाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। बिल्कुल। तो देखिए, दिल्ली में है विधानसभा चुनाव और इसी कड़ी में अहम हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर जाना और चुनावी बिगुल फूकना, क्योंकि तैयारियां हर तरफ से की जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के अगर हम देखें, संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी अपनी तरह से जमीनी स्तर पर 101 कैंपेन कर रही है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, लोगों तक पहुंच रही है, यात्रा भी निकाली गई। और इसी कड़ी में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो चुनावी बिगुल फूकेंगे। तो जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर किस तरह से परियोजनाओं की सौगात देंगे दिल्ली को, दिल्ली के विकास को की कार्य योजना पेश करेंगे। और इसके अलावा देखिए, भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत, योगेंद्र चंदौलिया और रामवीर सिंह बिधूड़ी को रैली के लिए प्रभारी बनाया गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि रैलियों में मोदी की गारंटी की घोषणा होगी। भाजपा की रणनीति चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले उम्मीदवारों की सूची
को भी अंतिम रूप देने की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली में 2 नए दिल्ली विश्वविद्यालय परिसरों के साथ साथ वीर सावरकर के नाम पर एक कॉलेज की आधारशिला रख सकते हैं। ये जानकारी हासिल हुई है। नजफगढ़ में सावरकर कॉलेज 140 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा। इसके अलावा इसे 2021 में डीयू की कार्यकारी परिषद ने मंजूरी दी थी। और इसके अलावा ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार एक के बाद एक, अगर हम देखें, दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए योजनाओं की सौगात रख रहे हैं। कभी वो बुजुर्गों के लिए सौगात रख रहे हैं, कभी महिलाओं के लिए योजनाओं की बात कर रहे हैं, और अभी जैसे हाल में जिस तरह से पुजारियों के लिए उन्होंने बात की है और इस तरह की योजना। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस पर ऐतराज जाहिर किया है, कांग्रेस पार्टी हमलावर हुई है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो देखिए वो भी अपने तरफ से कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को ये बताएंगे कि डबल इंजन की सरकार का फायदा कैसे हो सकता है राजधानी दिल्ली को। अगर बीजेपी यहाँ पर आती है और वो जो लंबे समय का सूखा है अगर वो खत्म होता है तो क्या क्या फायदे राजधानी दिल्ली को हो सकते हैं। इसके साथ साथ देखना ये भी दिलचस्प हो जाएगा कि अपने अंदाज में वो किस तरह से अपने विरोधी, यानी कि अगर हम मौजूदा पॉलिटिक्स को देखें तो अरविंद केजरीवाल पर किस तरह से निशाना साधेंगे और कैसे ये बताएंगे कि कांग्रेस तो दिल्ली की जनता का ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। और आम आदमी पार्टी को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी है दिल्ली में, उसे किस तरह से भुनाएंगे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों के जुटने की उम्मीद है। तो देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव है और लगातार हम आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है आप वो देख रहे हैं अंकित। देखिए साफ तौर पर मोनिका, क्योंकि जिस तरह से लंबा एक इंतज़ार भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है, 98 के बाद से दिल्ली में सत्ता से बहुत दूरी हो गई है। पहले जिस तरह से शीला दीक्षित ने सत्ता पे काबिज खुद को रखा लंबे समय तक, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल, और इसीलिए स्ट्रैटेजिकली अब ज़्यादा एग्रेसिव मूड में बीजेपी आगे बढ़ रही है। प्रचार हो, सोशल मीडिया हो, या फिर वादे के बीच लेकर जाना हो, उसमें आम आदमी पार्टी से सीधी टक्कर है। तो देखना दिलचस्प होगा कि 70 विधानसभा वाली दिल्ली को कैसे फतह करेगी, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र का मॉडल हो या हरियाणा का मॉडल हो, उसी पर काम करने की कोशिश भी कहीं ना कहीं बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। सीएम फेस का अनाउंसमेंट नहीं कर रही है, पीछे अंदर खानों में पूरी चर्चाएं हैं कि सीएम को लेकर के अभी कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। पहले चुनाव जीतने पर ज़्यादा फोकस रहेगा, जिताऊ उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे, और इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ कोशिश ये भी रहेगी कि विपक्षी खेमों को भी ये संदेश जाए कि हमारी पार्टी पूरी एक है, कोई भी ऐसा अंतरकलह नहीं है, न सीएम पद को लेकर के, न किसी विषय को लेकर के। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली वाले क्या इसको उतनी ही मजबूती के साथ पकड़ते हैं और इस मौके को लपकते हैं, और जब जाते हैं वोट करने तो कमल का बटन दबाते हैं, मजबूती देते हैं, या कोई और विकल्प चुनकर आते हैं। बिल्कुल, चलिए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं राजनाथ सिंह की। रक्षा मंत्रालय ने नए साल 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित कर दिया है। दैनिक जागरण में इस खबर का जिक्र है, अमर उजाला में भी इस खबर को तरजीह दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का साल घोषित किया है। इस घोषणा के साथ रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत, युद्ध के लिए तैयार बल में बदलना है जो एकीकृत बहु डोमेन संचालन में सक्षम हो। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए साल की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्रालय के सभी सचिवों के साथ विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं, सुधारों और आगे के रास्ते की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। चल रहे और भविष्य के सुधारों को गति देने के लिए रक्षा मंत्रालय में सर्वसम्मति से 2025 को सुधारों का वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को बहु डोमेन एकीकृत संचालन में सक्षम, तकनीकी रूप से उन्नत युद्ध तैयार बल में बदलना होगा। बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया है कि रक्षा मंत्रालय इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगा कि सुधारों को संयुक्ता और एकीकरण पहल की ओर बढ़ावा देना चाहिए। तो देखिए साफ तौर पर रक्षा मंत्रालय ने नए साल 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित कर दिया है, और इन्हीं के साथ इस खबर में जो सबसे अहम हो जाता है, तो इस साल साइबर और अंतरिक्ष जैसे नए नए क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, इसका भी जिक्र किया गया है। सुधार का वर्ष सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की यात्रा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाएगा, ये भी कहा गया है, और सुधारात्मक उपायों के जरिए सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्ध के लिए तैयार किया जाएगा। 2025 में साइबर और अंतरिक्ष जैसे जो नए क्षेत्र हैं, जिसमें एआई, मशीन लर्निंग हो, हाइपरसोनिक हो या रोबोटिक्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के पर खास तौर पर ध्यान केंद्रित रहेगा। और इन सब के बीच रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि 2025 को सुधारों के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, और इसके तहत व्यापक उद्देश्यों को अंतिम रूप भी
दिया जाएगा। इस बैठक में रक्षा मंत्रालय के सभी सचिवों ने हिस्सा लिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सुधारों का वर्ष सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में होगा। इस प्रकार 21वीं सदी को चुनौतियों के बीच राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी, बल मिलेगी और इसके लिए तैयारी भी युद्ध स्तर पर होगी। रक्षा मंत्रालय का एकीकृत सैन्य कमान का लक्ष्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने नए साल में महत्वाकांक्षी सुधार उपायों को लागू करने के संकेत दिए हैं। तो ऐसे में इस मॉडल के तहत सरकार सेना, वायुसेना और नौसेना की संचालन क्षमता जो है उसको एकीकृत करने की कोशिश कर रही है, जिसके जरिए जो कोई भी गतिविधि है, फिर वो चाहे साइबर से जुड़ा हुआ अपराध हो या फिर यूँ कह ले कि बॉर्डर पर लगते हुए इलाकों में किसी तरीके की घुसपैठ हो या किसी भी मिसाइल का भारत में कोशिश करना, दागने की कोशिश करना, उसको लेकर के जो एक प्रणाली है जिससे सुरक्षा प्रणाली कहा जाता है उसको मजबूत करना, इस पर जोर रहने वाला है। और इसी पर सरकार लगातार पिछले अगर आप 2014 से अब तक बात करें तो अब तक बजट का जो एक बड़ा हिस्सा है वो रक्षा क्षेत्र पर जाता है। और अगर पिछले बजट को आप पढ़ेंगे तो उसमें भी एक बड़ा हिस्सा बजट को दिया गया था। 10% की वृद्धि जहाँ तक मुझे याद आता है बजट में इस खासतौर पर रक्षा क्षेत्र को दिया गया था। और जब भी रक्षा क्षेत्र मौलिका बढ़ता है तो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है और न केवल देश की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, देशवासियों के उस हौसले को भी बढ़ा देता है जिसमें उन्हें ये महसूस होता है कि हम जिन हाथों में हैं वो हाथ सेफ हैं और हमेशा हमारे लिए मजबूती के साथ खड़े हैं। मौलिका बिल्कुल, अब देखिए 2025 की शुरुआत होगी और जाहिर है सबने अपने अपने टारगेट सेट कर लिए हैं और इसी कड़ी में जो है अगर हम देखें सरकार के तमाम विभाग भी अपनी तरह से एकदम स्टैंड बाय मोड में हैं और इसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय का आपने देखा कि अब ये जो साल है सुधारों का साल है और जहाँ जहाँ पे चूक थी, कमी थी, अब उन कमी पेशियों को ठीक किया जाएगा। और जैसे कि अंकित ने भी जिक्र किया कि जाहिर इससे कहीं ना कहीं लोगों के बीच वो कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि हम सुरक्षित है, क्योंकि अगर किसी भी देश का रक्षा क्षेत्र मजबूत है, अगर वहाँ की सिक्योरिटी मजबूत है तो जाहिर है आप भी सुरक्षित हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तो स्कूल कॉलेज में 6 से 10 तक जो क्लासेस हैं वो चलाई जाएंगी और इन सब सुरक्षा के कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें सीएम ने राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में निर्देश दिए हैं और इस खबर को दैनिक जागरण में प्रमुखता से दिखाया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल के पहले दिन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक ली थी और इसी बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, नगर विकास मंत्री, परिवहन मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री समेत कई विभागों के अफसर मौजूद भी रहे थे। दरअसल सीएम योगी ने सभी विभागों को सड़क सुरक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति जिला अधिकारी की अध्यक्षता में 5 जनवरी तक हर हाल में बैठक संपन्न कर लें। साथ ही 6 से 10 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेजेस में सड़क सुरक्षा नियमों से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिसके जरिए मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश देने की कोशिश की है कि महाकुंभ में बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए पीआरडी हो या होमगार्ड की व्यवस्था हो, इन सभी को आगे बढ़ाया जाए जिससे संख्या बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटना में हर वर्ष हो रही 23 से 25 हज़ार मौत देश के राज्य का नुकसान है। ये दुर्घटना जागरूकता के अभाव में होती रही है। तो साफ तौर पर एक बड़ी तस्वीर मौलिका। बिल्कुल, देखिए जैसे कि अभी जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर की है और 23 से 25 हज़ार मौतों पर उन्होंने चिंता जाहिर की है और देश और राज्य की क्षति बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटनाएं जागरूकता के अभाव में होती है, अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। सड़क सुरक्षा महीना सिर्फ लखनऊ तक सीमित ना रहे, इसे प्रदेश के सभी 75 जिलों में संपन्न कराया जाए। हर महीने जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें हों, जिसमें पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, आरटीओ, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है उपस्थित रहे। जिला स्तर पर हुए कामों की प्रगति का हर तीसरे महीने शासन स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन जिलों और स्थलों को चिन्हित करें जहां ज्यादा दुर्घटना जो है वो संभावित है। इसके लिए कारणों का पता करते हुए समाधान की कार्य योजना बनाई जाए। ई रिक्शा और अन्य वाहनों का संचालन नाबालिग ना कर पाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। ई रिक्शा का पंजीकरण जरूर कराया जाए। ये तमाम बातें जो हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही हैं और राज्य सुरक्षा परिषद की बैठक में उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो देखिए 6 से 10 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेजेस में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जारी हो चुके हैं। अब एग्जीक्यूट काम करना इन्हें आगे का काम है, प्रशासन का काम है, स्कूल्स का काम है
और इसके अलावा कार्यक्रमों से स्कूली बच्चों को जोड़ते हुए यातायात नियमों से जुड़े सब्जेक्ट्स पर नाटक होंगे, संगीत होंगे, कविताएं, निबंध, संगोष्ठी, भाषण, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाए। मकसद इसका सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से लोगों के बीच अवेयरनेस आनी चाहिए, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, ताकि वो उन नियमों की अनदेखी ना करें। ये नियम आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। अगर इन नियमों का हम पालन करते हैं तो हो सकता है, मुमकिन है कि इन सड़क दुर्घटनाओं के जो स्तर है उसमें जो है कमी आए, जो ग्राफ जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा है उसमें कमी आए, नंबर्स में कमी आए, आंकड़ों में कमी आए। और उसी कोशिश में ये एक बड़ी पहल है और इसी के मद्देनज़र स्कूल से शुरुआत की गई है कि स्कूल के ज़रिए जो है 6 से 10 तारीख तक जनवरी का जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया कि स्कूल्स में आप अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि बेसिक जो चीज़ें हैं वो स्कूल से ही शुरू होती हैं। बचपन से अगर आप ये समझे कि जब आप रोड पे जा रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, अगर आप किसी वाहन पर हैं, अगर आप पैदल भी चल रहे हैं, तो कौन कौन से नियम हैं जिनको आपको ख्याल रखना है या फिर उनकी अनदेखी नहीं करनी है। ये नियम जो प्रशासन ने बनाए हैं ये आपकी सुरक्षा के लिए बनाए हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छी पहल है ये और उम्मीद करते हैं कि उसे अच्छे से एग्जीक्यूशन भी मिले। आगे बढ़ जाते हैं, बात अरविंद केजरीवाल की करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखी है और सवाल पूछे हैं। नव भारत टाइम्स में इस खबर का जिक्र है, अमर उजाला में फ्रंट पेज पर भी इस खबर को छापा गया है, दैनिक जागरण में भी ये खबर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नए साल पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। आप संयोजक ने बीजेपी नेताओं पर हमला बोलते हुए मोहन भागवत से कई सवाल पूछे हैं। बीजेपी ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया, क्या आरएसएस उसका समर्थन करता है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? सवाल नंबर 3, बड़े स्तर पर दलित पूर्वांचली के वोट काटे जा रहे हैं, क्या आरएसएस को लगता है कि यह जनतंत्र के लिए सही है? सवाल नंबर 4, क्या आरएसएस को नहीं लगता बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है? तो बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार करते हुए आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखने के बजाय आरएसएस से सेवा भावना सीखने की सलाह दे डाली है। बीजेपी की प्रतिक्रिया तब आई है जब केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं और बीजेपी द्वारा वोट खरीदने के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं। उन्होंने भागवत से यह भी पूछा कि क्या वो बीजेपी की ऐसी गलत गतिविधियों का समर्थन करते हैं। तो देखिए, दिल्ली में चूंकि जल्द ही विधानसभा चुनाव है और इसी कड़ी में लगातार हम आरोप प्रत्यारोप का दौर देख रहे हैं। ताज़ा कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है और उनसे ही सवाल पूछ लिए हैं और पूछा है कि बीजेपी जिस तरह की रणनीति अपनाए हुए है, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल, माफ कीजिएगा, कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने जिस तरह से कहा था कि देश में मंदिर मध्यस्थ की जो राजनीति हो रही है ये देश को कहाँ ले जाएगी, ये देश एक सेकुलर देश है। और उसके बाद अब जो है अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है बाकायदा। दैनिक जागरण में भी इस खबर को इम्पोर्टेंस दी गई है। ये देखिए, क्या भाजपा जनतंत्र को कमजोर नहीं कर रही, ये सवाल पूछे हैं। क्या बांग्लादेशियों के वोट मोहन भागवत से पूछकर बनवाते हैं केजरीवाल? ये भाजपा ने पलटवार किया है। तो देखिए, साफ तौर पर मोनिका, जिस तरीके से, क्योंकि ये खबर जो है लंबे समय से हम और आप भी देख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही चुनाव नज़दीक आए हैं और इस खबर ने अपने आप में ही एक नया मुद्दा दे दिया है दिल्ली की राजनीति में। और ये मुद्दा ये है कि राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव में पहले गर्माती सियासत के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर कई सवाल किए हैं। और इन सवालों में उन्होंने पूछा है कि क्या संघ भाजपा के लिए गलत कार्यों का समर्थन करती है। यानी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो गलत चीज़ें की गई हैं, क्या भाजपा का वो समर्थन करता है आरएसएस। और इस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि भागवत को पत्र लिखी सियासी चाल चलने की जगह उन्हें संघ से सेवा भावना सीखनी चाहिए। तो जवाब भी आ गया कि सेवा भावना भी सीख लें अगर आपको यही करना है तो। वहीं संघ प्रमुख भागवत को लिखे खत में केजरीवाल ने पूछा कि क्या संघ वोट खरीदने के लिए भाजपा नेताओं की ओर से खुलेआम पैसे बांटे जाने का समर्थन करता है। ये बड़ा आरोप लगाया है और इसमें आरएसएस को भी निशाने पर ले लिया है। भाजपा बड़े पैमाने पर दलित पूर्वांचली मतदाताओं के वोट कटवाने की कोशिश कर रही है। क्या संघ को लगता है कि ऐसा करना लोकतंत्र के लिए सही होगा? ये भी सवाल पूछा है अरविंद केजरीवाल ने। क्या ये लोकतंत्र को कमज़ोर करना नहीं होगा? उन्होंने पूछा कि संघ दिल्ली चुनाव में भाजपा के लिए वोट मांगेगा,
क्या ये सही होगा? उन्होंने पूछा, क्या संघ भाजपा की हरकतों का समर्थन करता है? ये तक कहा है। और इसी मुद्दे से ना भटकाया जाए, ये भी कहा गया अरविंद केजरीवाल को। केजरीवाल के खत पर दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि उनकी हैसियत नहीं है कि वो संघ प्रमुख से बात भी कर सके। सीधा बात हैसियत पर आ गई है। अब और भी ज़्यादा तीखा हमला यहाँ से देखने को मिलेगा कि जब आप कनाडा में आतंकियों से पैसा लेते हैं तो क्या संघ प्रमुख से पूछते हैं? उन्होंने कहा कि मुद्दों को मत भटकाइए, बताइए आपने किस तरह से दिल्ली को लूटने का काम किया है। भाजपा ने राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी इस पर आरोप लगाया। भाजपा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने चिट्ठी और कुछ नहीं बल्कि मीडिया का ध्यान खींचने की एक कोशिश है। उन्होंने केजरीवाल से कहा कि संघ से सीखिए, पत्र मत लिखिए। संघ से सीखने की जरूरत है अरविंद केजरीवाल को। मोनिका ये कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए भाजपा ने पलटवार किया है, तो इस बीच ये भी बता दूं कि कांग्रेस भी पीछे नहीं रही है और कांग्रेस ने भी सवाल उठा दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि केजरीवाल ने भागवत को चिट्ठी लेकर जिन मसलों को उठाया है उन्हें लेकर एक बार वो आत्मलोकन कर लें। केजरीवाल अपने गिरेबान में झांक लें कि उनके वादे करने और उनको एग्जीक्यूट करने में कितना बड़ा अंतर है। केजरीवाल दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता को धोखा देने के साथ बरगला भी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं की वैधता पर आप सरकार ही प्रश्न चिन्ह लगा रही है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा और आरएसएस एक ही कड़ी के दो संस्थाएं हैं, भाजपा के खिलाफ आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखना केजरीवाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। इससे पहले भी 25 सितंबर को केजरीवाल ने उन्हें चिट्ठी लिखी थी। किसी भी विशेष वर्ग का वोट काटना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है, जिसका केजरीवाल भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अनैतिक तरीके से वोट काटने या बनाने का काम तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है। तो बहरहाल त्रिकोणीय मुकाबला है और इसी वजह से अब प्रतिक्रियाएं तीनों तरफ से आ गई हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद दोबारा। और लिए चलते हैं दिल्ली में पुजारी और ग्रंथी योजना पर सियासत जारी है और इन सब के बीच बीजेपी का केजरीवाल पर आरोप भी देखने को मिला है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि केजरीवाल की चाल समझ गई दिल्ली के लोग। और संजय सिंह बोले हैं कि पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना जो है लागू करके रहेंगे। तो वहीं अमर उजाला में इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का ऐलान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे लेकर केजरीवाल पर हमला बोला है, तो आम आदमी पार्टी ने इसका जोरदार जवाब दिया है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी वाले पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने की योजना का विरोध क्यों कर रहे हैं भला। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इमामों के लिए केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। इमामों का कहना था कि उन्हें पिछले 17 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। वो लगातार दिल्ली सरकार के कई अफसरों नेताओं से सैलरी को लेकर मिल चुके हैं और कई बार अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान ही नहीं दे रही। इस योजना के ऐलान के बाद से बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल का एक पोस्टर जारी किया और उन्हें चुनावी हिंदू बता दिया। बीजेपी ने कहा था कि केजरीवाल 10 साल से इमामों को सैलरी बांट रहे थे और राम मंदिर बनने खुश नहीं थे। उनकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, लेकिन अब उन्हें चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आ गई। और इसी के साथ दिल्ली में नई सियासत ने एक और तूल पकड़ना शुरू कर लिया है। तो केजरीवाल की चाल समझ गए दिल्ली के लोग, ये कहती हुई बीजेपी नजर आ रही है। तो संजय सिंह बोलते हैं कि पुजारियों और ग्रंथियों का सम्मान जो योजना है वो लागू करके रहेंगे, क्योंकि योजनाओं को लेकर इन दिनों सबसे ज़्यादा बवाल देखने को मिला है। फिर वो चाहे दिल्ली में महिला सम्मान योजना हो या फिर संजीवनी योजना हो, इन दोनों ही योजनाओं को लेकर के लगातार दिल्ली वासियों को कहीं ना कहीं जूझना पड़ रहा है। और अब ये तक कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो ये कर रहे हैं वो किसी एक दल समुदाय को खुश करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब ये तो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को भी बताना पड़ेगा, या यूँ कह लें आतिशी सरकार को भी बताना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों है और क्यों ये कहा जा रहा है। क्योंकि लगातार लंबे समय से जो स्थिति दिल्ली में बनी रही वो कहीं ना कहीं राजनीतिक परिपेक्ष में बदलती भी नज़र आई। और इसी के चलते जो तस्वीरें निकली हैं राजधानी की,
वो कहीं ना कहीं इस बात को सोचने पर मजबूर करती हैं कि कैसे चुनावी वायदों के बीच वो मुद्दे खो जाते हैं जिसको लेकर दिल्ली वाले कई बार मुखर होकर सामने आते हैं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में क्योंकि जल्द विधानसभा चुनाव होने और उससे पहले जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल जो कि बखूबी जानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ी चुनौती रहेगी दिल्ली में, और ऐसे में ऐसी ऐसी योजनाएं वो लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं जो प्लान उन्होंने बनाया एक्शन प्लान, तो पूरी उम्मीद है उन्हें कि इस एक्शन प्लान के जरिए वो दिल्ली की हवा का रुख जो है मोड़ देंगे और दिल्ली की जनता को जिस तरह की योजनाओं का ऐलान हुआ है, महिलाओं को जो 2100 रुपये का ऐलान किया है, या फिर अगर हम देखें बुजुर्गों के लिए उन्होंने जिस तरह से संजीवनी योजना की बात कही है, या फिर अब जो ताज़ा मामला है जिसमें उन्होंने कहा है कि पुजारियों को और ग्रंथियों को जो है पैसा मिलेगा 18,000 रुपये, तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने तो अपनी तरफ से तुरुप का एक्का फेंक दिया है, लेकिन इसके बाद वो निशाने पर आ गए हैं विपक्ष के, जहां भारतीय जनता पार्टी भी लगातार उन पर निशाना साध रही है और कांग्रेस पार्टी ने भी बाकायदा इस बात को लेकर मोर्चा खोला हुआ है। और सवाल ये भी उठ रहा है कि देखिए, आपने सिर्फ ऐलान भी नहीं किया, आपने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया, जबकि आपकी सरकार के लोग, अगर हम देखिए प्रशासन के लोग जो है वो खुद ये कह रहे हैं कि इस तरह से रजिस्ट्रेशन कराना तो मुमकिन है, यानी कि कहीं ना कहीं ये शगुफा उन्होंने छोड़ दिया है कि देखिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो मैं करवा ही चुका हूँ, अब आपको सिर्फ इतना करना है कि एक बार फिर से हमें चुनना है ताकि इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को हम आगे बढ़ा सकें। तो ये तुरुप का एक्का अरविंद केजरीवाल ने फेंका, आम आदमी पार्टी ने फेंका है, जिससे कोशिश की जा रही कि ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली की जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके और वाकई में रजिस्ट्रेशन के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुंचे भी और स्वागत भी किया। हालांकि इस बीच सवाल ये भी है कि आपने योजनाओं का ऐलान कर तो दिया है, लेकिन एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा, वो बजट कहाँ से आएगा, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं जादूगर हूँ और सब कुछ प्लान जो है मैं आराम से कर लूँगा, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, ये एक बड़ी कोशिश अरविंद केजरीवाल की कि दिल्ली की जनता को जो है लुभाया जाए योजनाओं के जरिए। और अब बारी है, अब देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी हमलावर नजर आ रही है और लगातार टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जिन योजनाओं का ऐलान किया है, जब बीजेपी का मैनिफेस्टो आता है, फिर कांग्रेस का मैनिफेस्टो आता है, तो ऐसी कौन सी बातों का जिक्र होता है जो कि कहीं ना कहीं भारी पड़ जाए अरविंद केजरीवाल की इन योजनाओं पर। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं, चूंकि देखिए नया साल इसका आगाज हो चुका है और नववर्ष मनाने उमड़ा है जन सैलाब। बड़े पैमाने पर सड़कों पे लोग देखे, ठहर गई दिल्ली। पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ हमने देखी और पुलिस के इंतजाम ध्वस्त भी कहीं ना कहीं दिखाई दिए। जैम ने वाहन चालकों को दिक्कत में डाल दिया। अमर उजाला में इस खबर को इंपॉर्टेंस मिली है। दिल्ली में नववर्ष के पहले दिन इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, शहर भर के धार्मिक स्थलों पर उमड़ी भीड़। भारी भीड़ की वजह से कई सड़कों पर लंबा जाम लगा। प्रमुख मेट्रो स्टेशन पर लंबी लंबी लाइनें देखी गई। इंडिया गेट पर सी हेक्सागन में कर्तव्य पथ पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे जाम की स्थिति बन गई। दिल्ली मेट्रो में भी भीड़ भाड़ रही और प्रमुख स्टेशन पर लंबी कतारें देखी गई। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी के मशहूर बाजारों में भी खरीदारी की भारी भीड़ देखी गई। कमला नगर हो, सरोजनी नगर हो, चांदनी चौक, सदर बाजार, रजौरी गार्डन, लाजपत नगर, कनॉट प्लेस, साउथ एक्सटेंशन और करोल बाग जैसे बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ देखी गई। तो साफ तौर पर नए साल के अवसर पर तमाम जो दिल्ली वासी हैं वो निकल आते हैं। जो जन सैलाब है वो उमड़कर सामने आता है। नव वर्ष के पहले दिन आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं, क्योंकि हर कोई इस जश्न में खुद को डुबाता हुआ नजर आया था। और यही वजह है कि न केवल दिल्ली वासी, पोल्यूशन और इन सब के बीच भी कोशिश हर व्यक्ति की ये रही कि वो वहाँ पर पहुँचे और जश्न के इस माहौल को खुद में समाहित कर पाए। दरअसल नववर्ष के पहले दिन प्रदेश भर के मंदिरों में श्रद्धालु जहां उमड़ते हुए नजर आए। अयोध्या में जहां 2 लाख से अधिक भक्तों ने रामलला के दर्शन किए हैं, तो वहीं दिल्ली में भारी भीड़ जो है वो मंदिरों के परिसर में देखने को मिली है। और इतना ही नहीं, यहाँ हनुमान मंदिर, जो प्राचीन हनुमान मंदिर है, वहाँ पर भी तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचते हुए नजर आए। इंडिया गेट का दीदार करने के लिए भी तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और इन्हीं सब के बीच, क्योंकि दिल्ली में
जो दिल्ली वासी हैं लंबा इंतज़ार करते हैं, और जो लोग यहाँ पर आते हैं सिर्फ दिल्ली से ही निकल कर नहीं आते हैं, नोएडा से भी आते हैं, ग्रेटर नोएडा से भी आते हैं, गाज़ियाबाद से भी आते हैं, एनसीआर में गुरुग्राम से भी निकल कर इस तरफ आते हैं। तो दिल्ली में ओवर क्राउड तो देखने को मिला ही, और इसकी वजह से मेट्रो का सफ़र भी जो लोग कर रहे थे, तय कर रहे थे, वो भी एक लंबा हो गया था। और इस वजह से ये मानकर चलिए कि मेट्रो में भी खासा भीड़ देखने को मिली, क्योंकि दिल्ली के लोग दिल खोल करके शॉपिंग भी करना चाहते थे, अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ, लव वंस के साथ वो इन सड़कों पर निकले हुए थे और खूबसूरत मौसम का दीदार भी कर रहे थे। और न केवल दीदार कर रहे थे बल्कि अलग अलग तरीके से फोटोग्राफ्स का जो आजकल चलन आया है, इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, उस पर भी वो पोस्ट कर रहे थे। और इंतज़ार एक तो कहीं ना कहीं रहता ही है मोनिका, जब भी वेकेशन आता है तो लोग बिल्कुल उत्साहित हो जाते हैं, और कई लोग तो सैलानी बन करके बाहर भी चले जाते हैं, पर्यटन के लिए भी चले जाते हैं, दिल्ली से बाहर भी जाते हैं। लेकिन जो बाहर ना जा सके वो दिल्ली के इन फेमस स्पॉट्स पर पहुँचे और उन्होंने दीदार किया है उन पूरे माहौलों का, उन मीनारों का, जिसको हम और आप अमूमन देखने के लिए कई बार कोशिश करते हैं और खुश मिजाज खुद को समझते हैं जब अपने परिवारों के साथ इन मंदिरों का, इन प्राचीन इमारतों का हम दीदार करते हैं। और इन सब के बीच देखिए ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि कैसे पता चला इतनी बड़ी भीड़ जमा हुई, क्योंकि जो तमाम इंतजाम थे प्रशासन के, पुलिस के, जो कि कहा जा रहा था कि पुख्ता इंतजाम थे, तमाम तैयारी की गई, सब ध्वस्त नजर आए। सड़कों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, हर जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए। शायद एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा, इसीलिए कहा जा रहा है कि जितने भी अरेंजमेंट्स किए गए थे, चाहे दिल्ली पुलिस की तरफ से हो या प्रशासन की तरफ से हो, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हो, वो सब ध्वस्त होते हुए नजर आए और ओवर क्राउडेड राजधानी दिल्ली नजर आई। तो सिर्फ 31 दिसंबर नहीं, जब स्वागत किया जा रहा था, इंतजार किया जा रहा था, या फिर यूँ कहे कि पुराने साल को अलविदा कह रहे थे और नए साल का वेलकम कर रहे थे, बल्कि कल का दिन जो पहला दिन था साल का, तब भी हमने देखा कि दिल खोल कर लोग निकले हैं बाहर। और यही वजह थी कि हर चीज़, हर जगह ओवर क्राउडेड नज़र आई। रेस्टोरेंट्स हों, पब्स हों, बार हों, सड़कें हों, या फिर जो बड़े टूरिस्ट स्पॉट हैं, बड़ी जगह हैं, या फिर अगर हम बाज़ारों की ही बात क्यों ना करें, वो भी पूरी तरह से जो है पटी हुई नज़र आई लोगों से। इतनी ज़्यादा भीड़ जो है अब वो नज़र आई। तो हुजूम जो है वो सड़कों पर नज़र आया, और यही वजह है कि जश्न के लिए दिल्ली वालों का हुजूम उमड़ता हुआ नज़र आया। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, इस तरफ आप इंडिया गेट की तस्वीर देख पा रहे हैं, जहां पर आपकी जहां तक नज़र जाएगी इस तस्वीर में सिर्फ सर ही सर नज़र आएंगे, रास्ता तो आपको देखना मुश्किल हो जाएगा। और ये हाल सिर्फ इंडिया गेट का नहीं है, तमाम जो मार्केट हैं उनका भी यही कुछ हाल देखने को मिला, क्योंकि इन मार्केटों में भी खासा भीड़ देखने को मिली। सेलिब्रेशन का समय हम और आप सबने बेहद इस खास अंदाज में एंजॉय भी किया है, और यही वजह है कि साल के पहले दिन मंदिर और गुरुद्वारों में भी भीड़ देखने को मिली। और जैसा आशंका थी ठीक उसी के अनुरूप नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए हज़ारों लोगों की भीड़ इस बार भी साल के पहले दिन दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिली है। धार्मिक स्थलों से लेकर ऐतिहासिक जगहों तक, मॉल्स और मार्केट से लेकर रेस्टोरेंट तक, जब हर जगह आप जाएंगे दिन भर भारी भीड़ ही नजर आएगी। सड़कों के आसपास पैदल चलने वालों की आवाजाही बढ़ गई थी। देखते ही देखते ऐसा जाम लगा कि दोपहर से लेकर रात तक लोग सड़कों पर जाम से ही जूझते नजर आए हैं। बिल्कुल। और देखिए इसी कड़ी में, क्योंकि हम नए साल की बात ही कर रहे हैं और कल तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, तो नए साल में वैष्णो देवी मंदिर से तिरुपति तक का अभी भक्तों का सैलाब उमड़ा है। और दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है, अमर उजाला में भी इस खबर को छापा गया है। अलग अलग जगह देश और दुनिया ने साल 2024 को अलविदा कहते हुए पूरे जोश के साथ नए साल का स्वागत किया है। नए साल के पहले दिन देश में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। लोग मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, ईश्वर का आशीर्वाद लिया है। स्क्रीन पर भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग कटिंग्स आपको दिखा रहे हैं। अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है, भविष्य की कामना की है। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। नए साल के पहले दिन सुबह से ही गुजरात के सोमनाथ मंदिर हो, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर हो, पटना में महावीर मंदिर हो, वैष्णो देवी मंदिर हो, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सोमनाथ महादेव मंदिर में सुबह से ही लंबी कतारें जो हैं अब वो देखने को मिली हैं। और किस तरह से, ये देखिए दैनिक जागरण भी आप देख रहे हैं। तो देखिए साफ तौर पर विघ्न विनाशक अधिष्ठा के प्रिय दिवस बुधवार को पश्चात नववर्ष की परंपरा सनातन संस्कृति को आत्मसत्ता करती दिखी। अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, उज्जैन व सीकर समेत अनेक धार्मिक स्थलों पर नववर्ष पर अपने आराध्य का आशीष प्राप्त करने की
उत्कटता और उत्साह चरम पर रहा, जबकि प्रत्येक जिले, नगर और गली मोहल्ले के देवालयों में आस्थावान शीश नवाते भी दिखे। लोगों ने नववर्ष का स्वागत हनुमान चालीसा, सुंदरकांड अथवा रामचरितमानस के अखंड पाठ से भी किया। राम जन्मभूमि पर अयोध्या की प्रतिष्ठा के पश्चात इस वर्ष प्रथम दिवस पर रामलला के दर्शन पाने को श्रद्धालु सुबह से ही पंक्तिबद्ध दिखे तो देर रात तक ये श्रृंखला बनी नजर आई। यूं तो अयोध्या की पावन भूमि और सरयू दर्शन के लिए प्रतिवर्ष आस्थावान उमड़ते रहे हैं, लेकिन इस वर्ष सुनिश्चित गंतव्य की प्रतीक्षा पूर्ण होने के पश्चात उल्लास चरम पर रहा है। और वाकई ये एक अच्छी तस्वीर है जब लोग निकलकर घरों से अपना पहला साल, अपने साल का पहला दिन जो वो मंदिरों और बड़े देवालयों में जाकर मनाते हैं। और यही भारतीय परंपरा है जिसको हम और आप जानते हैं मोनिका, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो सबसे पहला दिन की शुरुआत या यूँ कह लें साल की शुरुआत जो है वो भगवान के श्री चरणों से ही करता हुआ नजर आए। बिल्कुल, और जैसे कि अभी जिक्र किया कि अलग अलग अखबारों में इस खबर को इम्पोर्टेंस मिली है, तो आप नवभारत टाइम्स में भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी हेडलाइन है कि साल के पहले दिन मंदिरों और गुरुद्वारों में भीड़ किस तरह से उमड़ पड़ी है और लोग यहाँ पर नजर आए हैं बड़ी तादाद में। तस्वीरों से तो आप देख ही रहे हैं, इसके अलावा हेडलाइंस भी अलग अलग छपी हुई हैं। स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं क्लबिंग की तस्वीरें हैं, लोग किस तरह से बाहर निकले और नए साल के इस दिन को मनाया। और बहरहाल इसके अलावा अखबारों में भी दिखा रहे हैं कि धार्मिक स्थलों पर भी ज़बरदस्त तरीके से लोग पहुँचे हैं और यहाँ पर भी लोगों ने अपने पहले दिन पहुँचकर, साल के पहले दिन पहुँचकर जो है एक नई शुरुआत की है, एक पॉजिटिव शुरुआत की है। और जैसा कि कहते हैं कि साल का पहला दिन अगर पॉजिटिव है तो ऐसा माना जाता है, ऐसी उम्मीद की जाती है कि कहीं ना कहीं आपका जो पूरा साल है वो बेहतर रहेगा। तो यही उम्मीद जाहिर है सभी करते हैं, वो पॉजिटिविटी रहे। और उसी पॉजिटिविटी के लिए लोग मंदिर भी पहुंचे हैं, गुरुद्वारे भी पहुंचे हैं। ये देखिए, साल के पहले दिन मंदिर और गुरुद्वारों में उमड़ी है भीड़। लोगों ने अपने अपने तरीके से इस दिन को मनाने की शुरुआत की है। और इसके अलावा देखिए बहुत सारी अलग अलग हम देखें तो हेडलाइंस जो हैं छोटी छोटी यहाँ पर छपी हुई हैं। जैसे कि एक और का जिक्र यहाँ पर है कि नए साल के पहले दिन वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी है। अब देखिए, बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए वैसे भी आप जब देखेंगे तो पूरे साल लोगों की भीड़ यहाँ पर जो है जमा रहती है, लेकिन साल का पहला दिन था तो जाहिर है कि बांके बिहारी जी के जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे और उन्हें याद किया। तो इस तरह से अखबार अगर आप देखेंगे आज पटे हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ासतौर से हिंदी अखबारों का अगर मैं जिक्र करूं तो अलग अलग हेडलाइंस हैं, तस्वीरें भी छापी गई हैं क्योंकि पॉजिटिव हैं ये तस्वीरें। और देखिए इसके अलावा एक और हेडलाइन यहाँ पर यह है कि टूरिस्ट प्लेस पर न्यू ईयर के मौके पर टूरिस्ट प्लेस जो है वह हाउसफुल नज़र आए हैं। मेट्रो स्टेशन पर एंट्री करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी तस्वीर छापी गई है, हेडलाइन छापी गई है जिसमें इस बात का जिक्र है कि देखिए जो लोग ये सोच रहे थे कि अगर मेट्रो से कम्यूट करेंगे तो शायद सड़क के ट्रैफिक से बच जाएंगे, तो बहरहाल ट्रैफिक सड़क पर नहीं मिला, लेकिन मेट्रो में एंट्री करने के लिए इन लोगों को लंबी लंबी लाइंस, लंबी लंबी कतारें जो हैं उसमें लगना पड़ा है, तब जाकर उनको मेट्रो में एंट्री मिली है। और ये तो बाहर की लाइन, उसके बाद अब समझिए जब मेट्रो में इन्होंने एंट्री की होगी तो अंदर भी क्या वो सीट्स इन्हें मिली होंगी। बहरहाल लोगों में जोश था और उस जोश के आगे सब कुछ फीका था। बाहर निकलना था और पहले दिन को मनाना था और वो लोग कर भी पाए हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं अंकित। तो बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है और आज कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस खबर को अमर उजाला में प्रमुखता से दिखाया गया है। तो दिल्ली में लगातार तीसरे भीषण ठंड के कहर से नए साल के पहले दिन लोग परेशान भी नजर आए। कल दिन भर सूर्य देव के भी दर्शन दुर्लभ हो गए। धूप नहीं निकलने और सर्द हवाओं को चलने की वजह से अधिकांश लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। बर्फीली हवाओं ने लोगों को दिन भर परेशान किया। तो मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। हालांकि आज तापमान में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिलेगा, लेकिन बर्फीली हवाएं और तेज जो चलती नजर आएंगी। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। 6 जनवरी को हल्की बारिश की भी संभावना है। 7 जनवरी तक शीतलहर का कहर और आसमान में कोहरे छाए रहने की अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। तो देखिए आज हम देखें तो ठंड रहेगी, हालांकि थोड़ा टेम्परेचर में
बताया जा रहा है कि थोड़ा सा तापमान में मामूली इजाफा हो सकता है, लेकिन आज तीसरे दिन राजधानी में दिन के समय कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति रही है। अगर हम कल की बात करें, लोग धूप के लिए तरसते नजर आए हैं। ठंडी बर्फीली हवाओं ने लोगों को खूब परेशान किया है। बीते 5 दिन से राजधानी में जबरदस्त ठंड का प्रकोप है। मंगलवार को 1-2 घंटे के लिए हल्की धूप निकलने की वजह से मामूली राहत मिली थी, लेकिन साल के पहले दिन सूरज ने दर्शन नहीं दिए हैं। थर्सडे का जिक्र करें, यानी कि आज की बात करें, तो तापमान में थोड़ा इजाफा होगा, लेकिन ठंडी हवाएं चलेंगी, बर्फीली हवाएं चलेंगी, तेज चलेंगी और 6 जनवरी को हल्की बारिश हो सकती है। अगर हल्की भी बारिश होगी तो जाहिर है टेम्परेचर और गिरेगा, ठंड और ज्यादा बढ़ेगी यहाँ पर। तो बुधवार को जो मैक्सिमम टेम्परेचर था 15 डिग्री था, ये सामान्य से 4.3 डिग्री कम है। मिनिमम टेम्परेचर 7.4 डिग्री रहा है, ये सामान्य से 0.5 डिग्री ज्यादा है। और हवा में नमी भी रही है। इसके अलावा अगर हम आज की बात करें तो ज्यादातर जगहों पर हल्का कोहरा जो है वो रहने वाला है। कुछ जगहों पर आज भारी कोहरा यानी घना कोहरा भी रह सकता है। आंशिक तौर पर बादल भी छाए रहेंगे, जमीनी सतह पर तेज हवाएं चलेंगी। तो 4 साल बाद नए साल की शुरुआत इतनी ठंडी रही है, ये आंकड़े बता रहे हैं। और इससे पहले 2020 में 1 जनवरी का तापमान जो है वो 14.7 डिग्री रहा था। 2012 की 1 जनवरी को अधिकतम तापमान महज 13.3 डिग्री रहा था। 2011 से 2025 के बीच ये नए साल की तीसरी सबसे ठंडी शुरुआत है। ठंडी शुरुआत कहेंगे टेम्परेचर के लिहाज से, लेकिन अगर आप लोगों के जोश की बात करेंगे, वो स्पिरिट की बात करेंगे, तो वो काफी हाई रहा। उसकी तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई ही हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरपंच मर्डर की जांच करेगी एसआईटी। नवभारत टाइम्स में फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने बीड जिले के मसा जो गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या की जांच के लिए 10 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राज्य गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि एसआईटी का नेतृत्व अपराध जांच विभाग सीआईडी के उप महानिरीक्षक बसावराज तेली के नेतृत्व में 10 सदस्यों की टीम करेगी। महाराष्ट्र के बीड जिले की तहसील के मसाक जो गांव के सरपंच देशमुख को 9 दिसंबर को कथित तौर पर अगवा कर बेरहमी से मार डाला गया था, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों द्वारा एक पवन चक्की कंपनी से जबरन वसूली का विरोध किया था। तो देखिए, साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को मासाजोग सरपंच संतोष देशमुख की हत्या की जांच के लिए 10 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसको एसआईटी कहा जाता है, इसका गठन कर दिया है। राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया कि एसआईटी का नेतृत्व सीआईडी के डीआईजी बसवराज तेली करेंगे। आदेश में कहा गया है कि साफ तौर पर टीम के अन्य सदस्यों में सीआईडी के पुलिस उपाध्यक्ष अनिल गुज्जर, बीड़ के स्थानीय क्राइम ब्रांच के सहायक पुलिस निरीक्षक विजय सिंह जोनवाल, पीएसआई महेश विघ्न, केस पुलिस स्टेशन के आनंद, ये तमाम जो नाम है वो इसमें शामिल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगली खबर मुंबई से है। मुंबई में आज पाकिस्तानी नागरिकों को जेल। एनबीटी में इस खबर को इंपॉर्टेंस है। दैनिक जागरण में छापा गया है। अमर उजाला में भी खबर है। मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने 8 पाकिस्तानी नागरिकों को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। दोषियों को 10 साल पहले ड्रग्स की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया था। स्पेशल जज शशिकांत बांगर ने सभी दोषियों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो मुंबई में 8 पाकिस्तानी नागरिकों को जेल हुई है और ये पूरी खबर आप देख पा रहे हैं, एनबीटी में है, यानी नवभारत टाइम्स में छपी हुई है। तो साफ तौर पर एनडीपीएस की विशेष अदालत ने बुधवार को ड्रग्स केस में दोषी पाए गए 8 पाकिस्तानी नागरिकों को 20 साल की सजा सुना दी है। साल 2015 में सभी दोषी गुजरात तट के पास एक बोट पर 232 किलोग्राम हेरोइन ले जाते हुए पकड़े गए थे, जिस पर यह सजा उन्हें सुनाई गई है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं अंकित। तो अमेरिका में आतंकी हमला देखने को मिला है और जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। दैनिक जागरण में इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। अमेरिका के न्यू ऑरलाइंस में नए साल के जश्न मना रहे लोगों की भीड़ पर आतंकवादी हमला देखने को मिला। अधिकारियों ने बताया कि नरसंहार पर आमादा हमलावर ने भीड़ की ओर अपना वाहन मोड़ दिया और लोगों को रौंदते हुए निकल गया। रॉयटर्स के मुताबिक अब तक 15 लोगों की मौत इस मामले में हो गई है और 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शहर की मेयर लाटोया कैंट्रेल ने प्रतिष्ठित बॉर्बिन स्ट्रीट पर तड़के हुए हमले की आतंकवादी हमला बताया है। पुलिस प्रमुख एनी किर्कपैट्रिक ने कहा है कि हमलावर को
जिसने हमलावर ने अंजाम दिया है। देने के लिए उसने नरसंहार करने पर आमादा था। उसने अपनी सड़क में सवार होकर यह सब कुछ किया है। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादी की पहचान नहीं हो पाई है। तो देखिए ये एक खराब खबर है, बुरी खबर है। अमेरिका में आतंकी ने नया साल मना रहे लोगों पर ट्रक चढ़ा दिया। और अगर हम देखें तो रॉयटर्स ने 15 आंकड़ों का जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर 10 लोगों की मौत की खबर है। टक्कर से उड़कर गिरा है और उसके बाद मौत हुई है। जो प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने बताया है कि एक ट्रक ने किस तरह से फुटपाथ पर लोगों को टक्कर मार दी और लोगों की मौत हुई है। तो ये एक खबर आई है अमेरिका से। बहरहाल आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। हमें दीजिए फिलहाल के लिए इजाजत। नमस्कार।